आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना भी है जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा डोडा में सूर्य के प्रकाश में चमचमाती बर्फ को देखने उमड़े सैलानियों की, तो साथ में चर्चा है तमिलनाडु के डिंडिगुली में हुए विशेष नांगू काला पूजा की भी है। देखिए, जम्मू कश्मीर में डोडा के भालेसा इलाके में कुदरत ने बर्फ से अनोखी कलाकृतियां रची हैं। एक ओर यहाँ पर पहाड़ों और जमीन पर पड़ी बर्फ के ढेर से बनी आकृतियां देखने लायक हैं, तो दूसरी तरफ बर्फ से ढकी चोटियों पर पड़ रही सूरज की किरणें अद्भुत सुनहरा दृश्य बना रही हैं। हाल में हुए स्नोफॉल के बाद यहाँ पर चोटियों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है, जिन पर पड़ रही धूप ने जैसे इन पहाड़ों पर सोने की परत चढ़ा दी है। बर्फ देखने के शौकीन सैलानी इस दृश्य को देखने आ रहे हैं। जूनागढ़ में महाशिवरात्रि पर मध्यरात्रि में नागा साधुओं और सन्यासियों ने मृगीकुंड में आरती के बाद आस्था और परंपरा के अनुसार शाही स्नान किया। शाही स्नान से पहले भव्य शाही जुलूस निकाला गया, जिसमें साधु सन्यासियों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए और शिव बारात की झांकी प्रस्तुत की। हर हर महादेव के जयघोष से पूरे वातावरण को शिवमय बना दिया गया। देश विदेश से आए श्रद्धालु इस अद्भुत दृश्य को देखकर अभिभूत नजर आए। शाही स्नान के साथ ही भवनाथ धाम का भव्य मेला संपन्न हो गया। महाशिवरात्रि पर तमिलनाडु के डिंडिगुल में 1008 शिवलिंगों की विशेष 4 चरण पूजा, जिसे श्रद्धालु पारंपरिक नांगू काला पूजा कहते हैं, पूरे विधि विधान से संपन्न की गई, जिसमें 1000 से अधिक भक्तों ने भाग लिया। इस भव्य आयोजन में भगवान शिव को समर्पित 1008 शिवलिंगों की 4 अलग अलग चरणों में पूजा हुई। ये एक अनूठा आयोजन है जहाँ भक्त एक साथ 1008 शिवलिंगों के दर्शन और अभिषेक का आनंद लेते हैं। अयोध्या में कल अश्वमेध यज्ञ में सरयू नदी के बालू घाट पर दीपोत्सव का आयोजन हुआ। मंत्रोच्चार के बीच 21 लाख दियों के दिव्य प्रकाश से रामनगरी जगमगा गई। हर भक्त इस अलौकिक दृश्य को देखकर झूम उठा। इस दीपोत्सव का उद्देश्य आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ सामाजिक एकता को मजबूत करना रहा। इस अश्वमेध यज्ञ का हिस्सा बनने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों के अलावा विदेश से भी श्रद्धालु पहुँचे। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम में फागुनी मेले की तैयारी शुरू हो चुकी है। 21 से 28 फरवरी तक बाबा खाटू श्याम का फागुन मेला लगने वाला है, जिसमें 40 से 50 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। ऐसे में पुलिस प्रशासन बेहतर इंतजाम करने में लगा है। मेले के दौरान वीआईपी दर्शन पूरी तरह से बंद रहेंगे। 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा गार्ड परिसर में तैनात रहेंगे। साथ ही मंदिर और उसके आसपास पूरे मेला क्षेत्र में 450 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा मेले के दौरान जगह जगह मेडिकल कैंप और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हेल्थ सेंटर और कंट्रोल रूम की व्यवस्था की जा रही है। और अब बात करते हैं उत्तराखंड में विंटर स्पोर्ट्स और कार्निवल के रंग की। केवल कश्मीरी नहीं बल्कि उत्तराखंड के स्की रिजॉर्ट औली की वादियों में भी इन दिनों खूब गुलजार है। 14 राज्यों के साथ सेना, आईटीबीपी और सीआरपीएफ के 350 से अधिक स्कीयर इसमें भाग ले रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी से पर्यटकों और स्थानीयों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पर्यटक हो या फिर खिलाड़ी या फिर कारोबारी, हर कोई बर्फीली वादियों का लुत्फ उठा रहा है। औली की प्राकृतिक सुंदरता और बर्फबारी ने इसे स्वर्ग जैसा बना दिया है। ये मनमोहक तस्वीरें हैं उत्तराखंड के मशहूर पर्यटन स्थल औली की। प्रकृति और हिमालय के नैसर्गिक सौंदर्य को निहारने के दीवानों के लिए ये रमणीक स्थली किसी स्वर्ग से कम नहीं है। औली में बर्फ पर खेलों के आनंद के साथ साथ कार्निवल का रोमांचक रंग भी नजर आ रहा है। यहाँ बर्फीली ढलानों में अलग अलग स्कीइंग गेम्स का आयोजन किया गया है। शनिवार से दोनों ही स्लोप पर स्कीइंग स्पर्धा देखने को मिली। नंदा देवी स्लोप पर स्कीइंग, जॉइंट स्लॉलम और स्नोबोर्ड और स्लॉलम की रेस का आयोजन हुआ, तो 10 नंबर टावर के स्लोप में स्की माउंटेनियरिंग हुई। इसके अलावा वर्टिकल स्कीइंग रेस भी हुई। औली की ढलानें स्कीइंग के दीवानों की पहली पसंद हैं, लेकिन इन ढलानों पर जमा रहने वाली 3 से 4 फीट तक की बर्फ इस मर्तबा 1.5-2 फीट तक सिमट गई। में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का दूसरा दिन और लगातार यहाँ पे स्कीइंग खेलों का आगाज हो रहा है। इस समय महिलाएं
स्नोबोर्ड की प्रतियोगिता चल रही हैं। 4 महिलाएं इसमें हैं, हिमाचल, आर्मी और तमाम जगहों से। इससे पहले जेंट्स स्लालम का खेल यहाँ पे हुआ और बड़ी संख्या में यहाँ पे इस समय जो लोग हैं वो स्कीइंग खेलों को देखने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। तड़के सुबह 8 बजे से आज यहाँ पे स्कीइंग खेलों का आयोजन इस स्कीइंग स्लोप पर शुरू हो गया था। बताते चले इस बार पहली बार है जब औली की वादियों में बर्फ़ की कमी है, लेकिन जो ये स्लोप है अंतर्राष्ट्रीय नंदा देवी अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग स्लोप, इसमें पूरी तरह से बर्फ़ को कृत्रिम तरीके से भरकर इधर उधर से करने के बाद इस स्लोप को बनाया गया है। अब यहाँ पे रेस हो रही है। खिलाड़ियों में खासा उत्साह है क्योंकि बर्फ कम होने के बावजूद स्लोप बड़ी तैयारी से बनाया गया है। बर्फ की पर्याप्त मात्रा यहाँ पे की गई है। शून्य से नीचे तापमान और चुनौतीपूर्ण ट्रैक पर देश भर के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सेना और हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला। स्लालोम पुरुष वर्ग के विजेता में आर्मी के मयंक पवार, देवेंद्र गुरुंग और आसिफ अजीज जरगर ने मेडल जीतकर सेना का मान बढ़ाया। ये बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे। मैंने आज स्लालम में आर्मी टीम से स्लालम में पार्टिसिपेट किया था और गोल्ड हासिल किया। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे जो ये इवेंट हो रहा है तो कितना अच्छा इवेंट है और क्या बहुत अच्छा, और कंडीशन काफी अच्छी थी और व्यवस्था भी बहुत अच्छी करी गई। यहाँ पे हर चीज मिल रहा है, हर चीज लंच पैक वगैरह सब कुछ टाइम टू टाइम मिल रहा है। और स्लोप की मेन एथलीट को चाहिए स्लोप की कंडीशन प्रॉपर अच्छी थी। यहाँ पे खुशी बहुत है। ये स्लोप भले छोटा है, बहुत खिलाड़ियों में और जो मैनेजमेंट टीम में जोश था, भरपूर जोश था और स्लोप का कंडीशन अच्छा था। बस बहुत बढ़िया रहा। मैंने आज स्लालम इवेंट खेला है, आज मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा है। काफ़ी अच्छा रहा है। ऑर्गेनाइज कमेटी, स्लोप, सब कुछ उत्तराखंड ने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, सब कुछ अच्छा था यहाँ पर। कबड्डी की कंडीशन ठीक थी, थोड़ी सी कम थी, इसके बावजूद भी कमेटी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने सब कुछ अच्छा किया और हमें बहुत मजा आया, बहुत खुशी लगी। ये हमारी साल भर की मेहनत होती है कि इतनी मेहनत करते हैं हम तभी मेडल आ पाते हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं आते। जैसे आए और खेल लिया तो मेडल ले पे, पूरे साल भर मेहनत करनी पड़ती है तभी ये संभव हो पाता है। सेना के अलावा यहाँ गेम्स में हिमाचल प्रदेश का दबदबा भी देखने को मिला, जिसमें बेटियों ने बाजी मारी। स्नोबोर्ड महिला वर्ग के विजेताओं में प्रकृति ठाकुर और प्रीति ठाकुर का नाम आगे रहा। आज मेरी जाइंट स्लालम की रेस थी सीनियर कैटेगरी में और इतनी कम बर्फ़ होने के बावजूद ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया उत्तराखंड ने, तो हम बहुत खुश हैं और हम चाहेंगे कि ऐसे कंपटीशंस हर साल हो। मैंने स्नोबोर्ड जाइंट स्लालम में पार्टिसिपेट किया था और मेरा गोल्ड मेडल था उसमें। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतने कम बर्फ में भी इतना वेल ऑर्गेनाइज था, बहुत ही अच्छे स्लोप्स थे, स्लोप की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी थी, तो काफ़ी मज़ा आया। चाहती हूँ कि ऐसे ही होते रहे, ऐसे ही कॉम्पिटिशन होते रहे। मेडल उत्तराखंड की झोली में भी आए हैं। स्की माउंटेनियरिंग में पुरुष वर्ग के विजेता ने देवभूमि का परचम लहराया। मैंने किया था स्की माउंटेनियरिंग में, जिसमें होती है 2 रेस। पहला होता है स्की माउंटेनियरिंग का, जो था कल हमारा स्प्रिंट में मेरा आया 3रा स्थान, और आज रहा हमारा वर्टिकल जो था 1 किलोमीटर का, उसमें भी मेरा रहा आज 3रा स्थान। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। यहाँ पर मतलब सभी जो कि आर्मी, CRPF और JNK, हिमाचल, सभी जो कि मतलब नेशनल टीमें सारी आई हुई थी, उनके साथ काफ़ी अच्छा लगा मतलब करके, और अभी एक्सपीरियंस नया है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन ऑली स्कीइंग गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल सेना की झोली में गए। आज मेरा GS की रेस थी और यहीं पे ओली में तो मेरा सिल्वर मेडल रहा इधर। और बहुत अच्छा स्लोप था, ठीक था। थोड़ी बर्फ़ कम होने के बावजूद भी उत्तराखंड ने इतना अच्छा करवाया। उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद बोलना चाहते हैं, जिन्होंने इतने से कम बर्फ़ में भी कनेक्ट करवाया है ये नेशनल। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। मेरा आज GS जाइंट स्लालम इवेंट थे आज ओली उत्तराखंड नेशनल में, तो आज मेरा फर्स्ट पोजीशन रहा। कितनी खुशी हो रही है और आर्मी की टीम से खेल रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है? हाँ सर, इसका बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा टीम ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मेरा कोच, मेरा जितने भी सपोर्टिंग स्टाफ, मेरा हवास के कमांडेंट, सब मिलके इनके सभी का रोल है, इनमें सभी का हाथ है। और स्पेशली मेरे टीममेट्स जितने भी आज टॉप 10 में आए, टॉप 10 में हमारे टीममेट्स सारे घुसे, इससे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। हमें लग रहा है कि हम अपना इम्प्रूवमेंट कर ही रहा है, साल ब साल हम अपना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, इससे बहुत खुशी मिली।
औली की बर्फीली वादियों में योगाभ्यास का आयोजन भी हुआ। साथ ही हाई एल्टीट्यूड पर योग से होने वाले फायदे भी बताए गए। अभी तक केवल दिन की रोशनी में चमकने वाली औली की सफेद ढलानों पर स्कीइंग देखने को मिलती थी, लेकिन पहली बार दूधिया रोशनी के बीच नाइट स्कीइंग का रोमांच भी नजर आया। यहाँ बर्फ से ढकी ढलानों पर रात के समय रोशनी के बीच स्कीयर स्कीइंग का अनूठा करतब दिखाते नजर आए, जिसे विंटर डेस्टिनेशन औली की खूबसूरत नंदा देवी इंटरनेशनल स्कीइंग स्लोप पर पहली बार आयोजित किया गया। रात के अंधेरे में स्की पर सवार होकर ढलानों से नीचे उतरते खिलाड़ियों का कौशल देख पर्यटक और आयोजक दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए। उत्तराखंड के स्की रिजॉर्ट औली की वादियों में नेशनल स्कीइंग गेम्स के साथ साथ स्थानीय लोक संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। 13 फरवरी से आयोजित इस 4 दिवसीय विंटर स्पोर्ट्स और कार्निवल में साहसिक गतिविधियों के साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देखने को मिल रही हैं, जिसका लोग खूब मजा ले रहे हैं। औली में बर्फ कम जरूर है, लेकिन उसका आकर्षण आज भी कम नहीं हुआ है। इसकी कुछ ऐसी खूबियां हैं जो इसे दुनिया के बेहतरीन स्की रिजॉर्ट्स में शुमार करती आई हैं। औली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजधानी दिल्ली में मौजूद देश के सबसे बड़े मार्केट नेहरू प्लेस में मल्टी लेवल कार पार्किंग की शुरुआत, तो गुजरात के सोमनाथ महादेव मंदिर में मिनी इलेक्ट्रिक ट्रेन की सुविधा शुरू। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। राजधानी दिल्ली समेत देश के 10 राज्यों में फिर मौसम का मिजाज बदलने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने आज से 18 फरवरी तक 7 राज्यों में बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में बारिश, तो वहीं हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की संभावना है, जिससे एक बार फिर पारा गिर सकता है और ठंड बढ़ सकती है। राजधानी में देश के सबसे बड़े आईटी मार्केट नेहरू प्लेस में डीडीए ने 1000 कारों की क्षमता वाला एक कार पार्किंग जोन बनाया है, जिसमें ईवी चार्जिंग स्टेशन की भी सुविधा है। इस मल्टी लेवल कार पार्किंग का शुभारंभ यहां उपराज्यपाल विनय सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में हुआ। इस पार्किंग की ओपनिंग से यहां पार्किंग की समस्या से जूझते लोगों ने राहत की सांस ली है। दिल्ली पुलिस ने आज 79वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस मौके पर न्यू पुलिस लाइन में भव्य परेड हुई। समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और परेड की सलामी ली। आज इस खास दिन पर गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस को 10 नई परियोजनाओं की सौगात दी, जिनका उद्देश्य शहर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना है। बिहार की 25 लाख महिलाओं के लिए फरवरी का महीना खुशखबरी लेकर आया है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2500 करोड़ रुपए की सौगात दे चुके हैं। योजना के लिए फॉर्म भरने वाली 25 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेज दिए गए हैं। बिहार में ये पहल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। देश के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए एक नई सुविधा शुरू की गई है। अब भक्तों को पार्किंग से मंदिर तक लंबा पैदल चलना नहीं होगा, क्योंकि सोमनाथ मंदिर ने मिनी इलेक्ट्रिक ट्रेन सेवा शुरू कर दी है। ये सेवा 14 फरवरी से शुरू हुई है। इसमें कुल 4 मिनी ट्रेन उपलब्ध हैं। हर मिनी ट्रेन में 18 श्रद्धालुओं के बैठने का इंतजाम है। ट्रेन मंदिर के कपाट खुलने से लेकर बंद होने तक नियमित रूप से संचालित होगी। और आइए अब बात करते हैं भारत में पहली बार आयोजित हो रहे एआई इम्पैक्ट समिट की, जो कि दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गई है और 20 फरवरी तक ये चलेगी, जिसमें सेशन, एग्जीबिशन और की नोट्स होंगे। जबकि मेन एआई समिट सिर्फ 19 और 20 फरवरी को होगी। 5 दिन के इस इवेंट में बड़ी एआई कंपनियों हिस्सा लेने के अलावा देशों और इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स से खास लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। इस इवेंट में हिस्सा लेने वाले कुछ बड़े टेक लीडर्स जैसे कि गूगल और अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करने वाले सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन, गूगल डीप माइंड के डेमिस हसाबिस, माइक्रोसॉफ्ट के ब्रैड स्मिथ, क्वालकॉम के क्रिस्टियानो ओमान और बिल गेट्स शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहां पहुंच रहे हैं।
बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवेंट का दिल्ली में शुभारंभ हो गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। एआई का ये महाकुंभ ऐसे वक्त पर शुरू हुआ है जब एआई को लेकर दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा है। क्या एआई आने वाले समय में सकारात्मक असर डालेगा या इंसानी जिंदगी को मुश्किल में डालेगा? ऐसे में इस समिट का मकसद एआई इकोसिस्टम पर चर्चा करना है, उसके प्रभाव और फायदों को जानना है। साथ ही आने वाले खतरों को कम करने के लिए प्रयास पर भी चर्चा होगी। इस समिट में दुनिया भर के राष्ट्र अध्यक्ष, टेक कंपनीज के सीईओ, नीति निर्माता और एआई विशेषज्ञ एक मंच पर एआई के भविष्य पर चर्चा करेंगे। एआई इम्पैक्ट समिट में रोजगार को लेकर भी चर्चा होगी। लंबे समय से कई सीईओज और रिसर्चर्स ने एआई के अलग अलग प्रभाव और नौकरियों पर आने वाले खतरों की बात भी कही है। इसलिए इस समिट में ये भी चर्चा होगी कि एआई भविष्य में कैसी नौकरियों को जनरेट करेगा या सपोर्ट करेगा। यही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले दिनों में आम जिंदगी में कैसे सकारात्मक तरीके से असर डालेगा। एआई की वजह से नौकरियों से लेकर सिक्योरिटी तक का सवाल मौजूद है। साथ ही इस समिट में ये भी चर्चा होने की उम्मीद है कि बड़े बड़े डेटा सेंटर की वजह से पर्यावरण पर क्या असर पड़ने वाला है। यहाँ सिर्फ तकनीक की जो क्षमता है सिर्फ उसका प्रदर्शन नहीं होगा, सबसे जरूरी है एआई के बढ़ते प्रभाव पर चर्चा करना, उसकी सकारात्मक व्याख्या के साथ साथ उसका सकारात्मक इस्तेमाल आगे और किन किन क्षेत्रों में हो सकता है। लेकिन उसी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बढ़ता खतरा है दूसरे सेक्टर में, चाहे वो प्रिवेसी का हो या दूसरा हो, उनकी चुनौतियों से कैसे लड़ा जाए, ये भी एक अहम मुद्दा। और इसीलिए जो कई बिंदुओं पर चर्चा होनी है उसमें ये देखा जाना कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के स्वास्थ्य शिक्षा के जगत में एआई का प्रसार कितना ज्यादा हो, तकनीक का फायदा कितना मिले, और खासकर जब एआई कई सेक्टर में नौकरियों को छीन रहा है, ऐसे में वो नौकरी देने वाला कैसे हो सकता है। ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस समिट में चर्चा होनी है। लेकिन साथ साथ बड़ी चुनौती एआई के बढ़ते खतरे को भी लेकर के है, आखिर उन चुनौतियों से भारत कैसे निपटेगा। और इसीलिए यहाँ पर 300 से ज्यादा डेलीगेट दुनिया के अलग अलग मुल्कों की जो सुपर पावर हैं, एआई क्षमता से तकनीक लैस जितने भी संस्थान है, कंपनियां हैं, वो सब इसका हिस्सा बनेंगे। एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 में करीब 300 एग्जीबिशन पवेलियन लगाए गए हैं। समिट में देश विदेशों की ढेरों कंपनियां और स्टार्टअप मौजूद हैं। इसमें करीब 600 हाई पावर वाले स्टार्टअप्स हैं जो अपनी एआई काबिलियत का प्रदर्शन कर रहे हैं। महाभारत रामायण की कहानियां हमने बड़े पर्दे पर भी देखी हैं, टीवी स्क्रीन पर भी देखी हैं, वर्चुअल पे भी देखी हैं, एनिमेशन में भी देखी हैं। लेकिन जब एआई समिट हो तो आप समझ सकते हैं कि तकनीक का इस्तेमाल आखिर कैसे हो सकता है। ये जो होलो ट्यूब है, वर्चुअल ट्यूब है, जब आप उसी तरह के कैरेक्टर्स को देखते हैं तो दरअसल यहाँ पर जियो संस्कृति एआई फॉर स्टोरी टेलिंग एंड कल्चर जो सेटअप लगा। आप सोचिए कि रामायण महाभारत की कहानियां हमने देखी हैं, महाभारत आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, लेकिन इस तरह के स्ट्रक्चर पर जब आप देखते हैं कि वर्चुअल जो तकनीक है हम उससे काफ़ी वाकिफ है, लेकिन वर्चुअल के अलावा नया, इसको क्या कहते हैं? अगर हम एआई की तकनीक में एआई की भाषा में समझे श्वेतांग, तो आप इसे क्या कहते हैं? ये जो टेक्नोलॉजी एक हॉलो ट्यूब है, जो किरदार आप इसके अंदर देख रहे हैं, जो कि महाभारत एक धर्म युद्ध, जो कि इंडिया का पहला लॉन्ग रनिंग एआई शो है जो भी जियो हॉटस्टार पे चल रहा है, इट इज क्रिएटेड फुल्ली यूजिंग ओनली एआई टेक्नोलॉजी। तो ये जो कैरेक्टर्स भी बने हैं, जो चाहे वो कृष्णा का कैरेक्टर है, चाहे वो अर्जुन का कैरेक्टर है, दोनों ही एआई के यूज से पूरी तरीके से बनाए गए हैं। बड़ी कंपनियों ने भी अपने अपने स्टॉल्स लगाए हैं जो लोगों को आकर्षित ही नहीं कर रहे बल्कि हैरान भी कर रहे हैं। यही नहीं, भारत के प्राचीन उद्योग यानी हस्तकरघा उद्योग में भी एआई का इस्तेमाल होने लगा है, जिससे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बेहतर होने लगी है। हैंडलूम भारत में बहुत सालों से चला आ रहा है और आमतौर पर देखते हैं कि बहुत छोटा उद्योग होता है, एमएसएमई में धीरे धीरे उसे बढ़ावा दिया जाने लगा। लेकिन मैं आपको कहूं कि हैंडलूम सेक्टर भी एआई से ऑपरेट हो सकता है। दरअसल ये जो टाटा का पवेलियन है, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हैंडलूम को एआई से इस्तेमाल किया जाता है। अब हैंडलूम में क्या होता है? 3 महत्वपूर्ण काम है, डिजाइनिंग होती है, उसके बाद वीविंग का काम होता है। और ऐसे में लोगों को लगता है कि अगर हैंडलूम में एआई आ गया तो क्या ये नौकरियां खा जाएगा? ऐसा नहीं है। दरअसल क्या देख रहे हैं, यहाँ पर डिजाइन जो है वो एआई कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपने कपड़े की डिजाइन कर ली, उसका पैटर्न क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस तरह के कपड़े बनाने हों तो एआई सक्षम है इस तरह का एक पैटर्न आपको डिजाइन करके दे देगा। और उस डिजाइन के बाद, यानी एक तो वो कुशल कारीगरी में आ गई, उसी के साथ उसमें जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है उससे डिज़ाइन अच्छे हो जाएंगे, खूबसूरत है, उसकी बारीकियाँ आ जाएंगी। लेकिन वीविंग का काम जो लोग हैं, जो कुशल कारीगर हैं, वो करते रहेंगे। एक्सपो में 13 देशों के पवेलियन भी हैं।
जो एआई इकोसिस्टम में ग्लोबल सपोर्ट को दर्शा रही हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड, सर्बिया, एस्टोनिया, ताजिकिस्तान और अफ्रीका के पवेलियन शामिल हैं। एआई इम्पैक्ट समिट में दुनिया भर से डेलीगेट्स दिल्ली आ रहे हैं, इसलिए सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम है। भारत मंडपम में ही 500 एआई सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है और जगह जगह कमांडोज तैनात किए गए हैं। भारत अपनी तरह का पहला एआई इम्पैक्ट समिट होस्ट कर रहा है और दिल्ली को इस वक्त एक किले में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर सख्त इंतजाम है। मल्टी लेयर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन भारत मंडपम के आसपास है। पूरी दिल्ली में सर्वेलेंस बढ़ा दिया गया है। एडिशनल पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है। भारत मंडपम में 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास हैं जो यहाँ पर सिर्फ मूवमेंट को लगातार मॉनिटर करेंगे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एनएसजी के कमांडोज और तमाम दूसरी सुरक्षा एजेंसियाँ लगातार भारत मंडपम की निगरानी कर रही हैं। पूरी दिल्ली की निगरानी यहाँ पर हो रही है। 5000 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों को महज ट्रैफिक मूवमेंट्स के लिए, जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी हैं उनको ट्रैफिक के सुचारू मूवमेंट के लिए लगाया गया है। इसके अलावा जगह जगह पर चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। खास तौर पर काउंटर ड्रोन सिस्टम्स, यानी किसी भी तरह का एरियल थ्रेट हो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए तमाम तरह के सिस्टम डिप्लॉय किए गए हैं। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में विदेशी डेलीगेट्स के लिए एनपीसीआई UPI One वर्ल्ड वॉलेट सर्विस के रूप में बड़ी पहल की है। ये एक पायलट इनिशिएटिव है जो 16 से 20 फरवरी तक समिट में हिस्सा लेने वाले 40 से ज्यादा देशों के विजिटर्स के लिए उपलब्ध होगा। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 भारत मंडपम में 20 फरवरी तक चलेगा। ये समिट न केवल तकनीकी दृष्टि से खास है, बल्कि इससे आने वाले सालों में एआई की दिशा और नीतियों पर भी बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। दिल्ली से शिवानी शर्मा और आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज़ पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार की रौनक लौटती नजर आई। आज 16 फरवरी यानी सोमवार को सेंसेक्स 650 अंक उछलकर 83,277 पर पहुंच गया, तो वहीं निफ्टी 211 अंक चढ़कर 25,682 पर आ गया। आज 16 फरवरी सोमवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 700 रुपए की बढ़त के साथ 1,59,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इसके साथ ही चांदी की कीमतों में आज गिरावट दर्ज की गई। अब 1 किलो चांदी की कीमत 5,000 रुपए घटकर 2,50,000 रुपए पर आ गई। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। एक डॉलर के मुकाबले 90 रुपए 66 पैसे के स्तर पर ही बना हुआ है। इसमें कोई बदलाव होता नहीं दिखा है। विदेशी बैंकों की डॉलर मांग बढ़ने से भी रुपए पर दबाव देखा गया। न्यूज़ पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी HCL टेक्नोलॉजी के पूर्व CEO विनीत नायर के सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक पोस्ट की। CBSE बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। पेरेंट्स का डेली रूटीन 10वीं 12वीं की परीक्षा दे रहे बच्चों के हिसाब से तय हो रहा है। पूरा परिवार बच्चों की तैयारी और परीक्षा के इर्द गिर्द घूम रहा है। कई स्टूडेंट्स को लगता है कि बोर्ड परीक्षा उनके जिंदगी का फैसला करेगी। परिवार भी इसे अपने सपने, आकांक्षा और प्रतिष्ठा से जोड़ लेते हैं। ऐसे ही समय में HCL टेक्नोलॉजीज के पूर्व CEO विनीत नायर ने CBSE बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्रों को एक सुकून भरा मैसेज दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर बोर्ड परीक्षाएं ही जीवन का फैसला करती तो आधे CEO बेरोजगार हो जाते। नायर ने कहा कि वे मेहनत या फिर परीक्षाओं को कमतर नहीं आंक रहे हैं, बल्कि इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बोर्ड परीक्षाएं किसी व्यक्ति का पूरा भविष्य तय नहीं करती। उन्होंने 1979 में CBSE के छात्र के रूप में अपने अनुभव का जिक्र करते हुए उस पल को याद किया जब घबराहट उन पर हावी हो गई थी। नायर ने बताया कि वे 1979 में अपनी केमिस्ट्री की बोर्ड परीक्षा से पूरी तरह घबराए हुए बाहर निकले थे। उन्होंने सोशल मीडिया X पर अपना अनुभव साझा करते हुए लिखा कि 17 साल की उम्र में मैं केमिस्ट्री की परीक्षा से ये जानते हुए बाहर निकला कि मैंने सब गड़बड़ कर दिया है। मैं पूरी तरह से घबरा गया था। मेरे एक चचेरे भाई ने मेरी तरफ देखा और पूछा, अगर तुम फेल हो गए तो क्या तुम मर जाओगे? मैंने कहा नहीं। तो फिर तुम इसे जीवन मरण का मामला क्यों मान रहे हो? उस सवाल ने सब कुछ बदल दिया।
इस बातचीत से मुझे अपना आत्मविश्वास वापस पाने में मदद मिली और 2 दिन बाद गणित की परीक्षा थी जिसमें मैंने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने बोर्ड परीक्षा दे रहे छात्रों को घबराने से बचने की सलाह दी और कहा कि परीक्षा भविष्य नहीं तय करती है। विनीत नायर ने यह कहकर एक नई बहस छेड़ दी है कि अगर बोर्ड परीक्षाएं ही जीवन का फैसला करती तो आधे सीईओ बेरोजगार हो जाते। इस मुद्दे को लेकर हमारी सहयोगी रिदम जैन ने जयपुर में लोगों से बात की और उनकी राय जानी। आप ये बताओ कि ये स्टेटमेंट आ गया तो अगर ये सच हो कि सिर्फ बोर्ड्स के मार्क्स ही आपकी काबिलियत तय करें तो कितना ज़्यादा प्रेशराइज आपको एज अ स्टूडेंट फील होगा? एक पर्टिकुलर पेपर से आपकी पूरी लाइफ डिसाइड होगी, वो तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा क्योंकि पेपर के दिन कुछ भी हो सकता है, तो आपकी पूरी लाइफ डिसाइड नहीं करनी चाहिए वो, तो प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होएगा। तो ये स्टेटमेंट की सिर्फ बोर्ड से ही आपकी लाइफ डिसाइड नहीं हो रही है और जो सीईओज है उनका भी ख़राब हुआ है और वो भी अभी बहुत ऊपर है, तो बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि मार्क्स के अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी कैपेबिलिटीज़ दिखाती हैं? लाइक आपका नेचर और जैसे सोशल स्किल्स और बाकी मतलब एज अ स्टूडेंट आप होल आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी अदर इंटरेस्ट कैसे हैं, आप उस पर कितना लाइक अदर इंटरेस्ट पे कितना बात कर सकते हो, कितना इस पर इंटरेस्टेड हो, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। आप लोग सब आई गेस पहली बार बोर्ड्स में अपीयर हो रहे हो, तो मुझे बताओ कि घर में कितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल माहौल है और क्लासेस में कितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल माहौल है? मतलब क्लासेस में जब हम लोग आसपास बच्चों को देखते हैं तो उससे ज़्यादा स्ट्रेस होता है। घर पे तो पेरेंट्स मतलब चिली हैं कि हाँ ठीक है जो हो जाएगा कर लेंगे, बाकी आगे जो पैशन है जो भी इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे हम लोग देख लेंगे। क्लासेस में ज़्यादा फील होता है जब बाकी बच्चों को पढ़ते हुए देखते हैं। मार्क्स के लिए पेरेंट्स का क्या कहना है, क्योंकि बोर्ड्स हैं तो घर पे भी थोड़ा सा स्ट्रेस माहौल होता है, आपका बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखा जाता है इस टाइम पे, पर ये भी कहा जाता है कि बेटा मार्क्स नहीं आए तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आपके पर्सनली घर पे क्या माहौल है? नहीं मतलब मेरे मम्मी पापा तो यही बोलते हैं कि जितना हो जाए उतना करो, अपना बेस्ट दो, नहीं होता है। मेरा तो यही है। और आपके पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरिट आएगा, क्या बोलते हैं, टॉप में AIR रैंक्स बनेंगे या फिर बेटा बस पास हो जाओ? अभी वैसे उसकी बात तो नहीं की है, पर लाइक वो तो है थोड़ा स्ट्रेस की, लाइक बाकी लोग पूछेंगे क्या मार्क्स आए, तो अच्छे मार्क्स आएंगे तो दैट्स बेटर। तो आप मुझे बताओ ये स्टेटमेंट जो है कि भैया अगर मार्क्स ही बोर्ड्स के मार्क्स ही ज़िंदगी तय कर दें तो आज तो 50% CEOs जो है वो बेरोज़गार हों, तो उससे क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए बोला गया है, कितना मोटिवेट हो रहे हो आप उससे और क्या टेक अवे आपका? लाइक थोड़ा बहुत तो रिलैक्सेशन मिलता है कि हाँ कि लाइक उनकी बात भी सही है, बट फिर भी लाइक दैट्स थिंग कि लोग फिर भी मानते हैं कि मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वो थोड़ा सा तो प्रेशर देता ही है अभी भी, पर लाइक रिलैक्स हुआ है थोड़ा बहुत। चलिए रिलैक्स तो फील हो रहा है, पर अगर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो रिजल्ट्स नहीं आए, जो आपकी फैमिली, जो आपके पेरेंट्स, जो आपके टीचर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रिजल्ट्स नहीं आए, तो क्या प्लान बी है? आई थिंक वी वुड लाइक टू मूव ऑन, लाइक यू नो जो हुआ है अब, जैसे अगर मार्क्स कम आ गए तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, बट क्योंकि जैसा कि उनके HCL Tech के CEO ने कहा है कि 50% ही लाइक वो आपके फ्यूचर को डिसाइड कर रहा है, लाइक वो नहीं सॉर्ट ऑफ लाइक उसका ज़्यादा इम्पैक्ट है भी नहीं। तो आपके नज़रिए से लाइफ स्किल्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है जो अपने सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आप 10th और 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, 10th के बाद आप स्ट्रीम भी डिसाइड करते हैं, चाहे वो कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, साइंस हो, तो स्ट्रीम डिसाइड हो रही है, उसके बाद आप उसी स्ट्रीम में परस्यू कर रहे हैं या फिर आजकल और भी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं लाइफ में तो उनमें भी जाते हैं, तो कितना ज़रूरी है उन पर भी साथ ही साथ में जब आप इस एज में है, 10th में है, 12th में है, तब ही फोकस करना? मतलब उसके ऊपर फोकस करना तो ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है, बट लाइक मतलब जैसे आपका जो पैशन है, आप जो करना चाहते हैं, आपका लाइक जो आपका मेन गोल है लाइफ में, उसके ऊपर ध्यान देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक हमारे घर में तो ऐसे ही होता है। तो आपका क्या लाइफ गोल है अभी? मतलब करंटली मेरा लाइफ गोल ऐसे आई डोंट नो, हाँ डिसाइड। बट स्टिल आप 10th में हो तो आगे क्या प्लान है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है? साइंस। अच्छा, आपको साइंस लेनी है और आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है? साइंस। तो जस्ट इन केस, वैसे तो वी विश ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक, बट जस्ट इन केस अगर रिजल्ट उस तरीके से नहीं रहा कि आप आगे साइंस ले पाएँ,
तो फिर आपका प्लान बी क्या होगा, या फिर अगर आप साइंस ले भी लें और बाद में आपके इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं तो उसके लिए अगर आपने कुछ सोचा है तो वो क्या है? तो फिर मेरे पेरेंट्स ने तो मतलब अलाउ कर दिया है कि कोई से भी स्ट्रीम ले सकते हैं, तो अगर मे बी इंटरेस्ट चेंज हो गया तो मैं कॉमर्स या फिर आर्ट्स भी ऑप्ट कर सकता हूँ। पेरेंट्स के साइड से तो प्रेशर है नहीं, तो मतलब दे हैव अलाउड मी टू चूज़ एनीथिंग। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात होगी रांची के आई सर्जन डॉक्टर विभूति कश्यप की, जिन्होंने रेटिना सर्जरी में इतिहास रच दिया है। डॉक्टर कश्यप दुनिया के पहले ऐसे रेटिना सर्जन बन गए हैं जिन्होंने एक ही साल में 2 रेड बकलर ट्रॉफियां अपने नाम कर ली हैं। इस पुरस्कार को सर्जिकल रेटिना के क्षेत्र में ऑस्कर के बराबर माना जाता है। विभूति कश्यप, one for us in India from Bharkat. Congratulations, Dr. Viruti, for winning the Twin Red Buckler Award. रेटिना की सर्जरी आसान नहीं मानी जाती है और इसी सर्जरी में रांची जैसे शहर का नाम अब विश्व पटल पर चमकने लगा है। वजह है डॉक्टर विभूति कश्यप, जिन्होंने एक साल में एक नहीं 2 रेड बकलर अवार्ड जीतकर सिर्फ अपना नहीं, अपने शहर, अपने राज्य और अपने देश का नाम भी रोशन किया है। रेटिना की सर्जरी शरीर की सबसे सूक्ष्म सर्जरी मानी गई है, इसलिए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रेटिना स्पेशलिस्ट उन विशेष आई सर्जन्स को सम्मानित करती है जो अत्यंत दुर्लभ मामलों को अपनी नई और उत्कृष्ट तकनीकों के जरिए सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाते हैं और इस सर्जरी को वीडियो के जरिए प्रदर्शित करते हैं। डॉक्टर विभूति ने रेटिना सर्जरी की जो रेड बकलर ट्रॉफी जीती है उसकी तुलना ऑस्कर अवार्ड से की जाती है, इसलिए इसे रेटिना सर्जरी का ऑस्कर भी कहा जाता है, क्योंकि रेड बकलर ट्रॉफियों का निर्माण वही कंपनी करती है जो ऑस्कर अवार्ड की ट्रॉफियों को बनाती है। ऑस्कर की तर्ज पर ही अमेरिकन रेटिना सोसाइटी के वार्षिक सम्मेलन में एक फिल्म फेस्टिवल खंड होता है। इसमें यहाँ दुनिया भर के सर्जन अपने उन सर्वश्रेष्ठ सर्जिकल वीडियो को भेजते हैं जिसमें अत्यंत जटिल आंखों की सर्जरी को नए और अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से सफलतापूर्वक अंजाम दिया जाता है। इन्हीं वीडियोस के आधार पर अवार्ड के लिए सर्जन का सिलेक्शन होता है। ये बेसिकली अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रेटिना स्पेशलिस्ट द्वारा दिया गया अवार्ड होता है बेस्ट सर्जिकल वीडियो को। तो इसको बनाने वाली कंपनी वही कंपनी है जो एक्चुअल ऑस्कर्स बनाती है, RSO विंसन कंपनी। इसीलिए इन अवार्ड्स को ऑस्कर्स ऑफ सर्जिकल रेटिना भी बोला गया। 4 पाउंड का 8 पाउंड 8 पाउंड 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड स्टैचुएट ये है। तो इसको जीतना एक रेटिना सर्जन का ख्वाब होता है। तो एक साथ 2 रेड बकलर जीतना आज तक किसी हॉस्पिटल को नसीब नहीं हुआ है डेब्यू पे, तो वो हम लोगों ने अचीव किया है इस बार। डॉक्टर विभूति को एक ही साल में 2 अवार्ड मिले हैं। पहला अवार्ड रेटिना के पीछे सफल ऑपरेशन के लिए मिला था, तो दूसरा एक जटिल ऑपरेशन के लिए मिला जो मरीज के ऑपरेशन के दौरान ही नजर आया, जिसके बारे में शायद ही कोई जानता था। लेकिन डॉक्टर विभूति ने अपने काबिलियत से उसमें भी 100% सफलता पाई। हमारा पहला ऑस्कर जो है वो एक ऐसे सर्जिकल वीडियो को दिया गया जिसमें हम लोग आंखों के पर्दे के नीचे जा करके आंखों के पर्दे के नीचे चलने वाले लाइव कीड़े को पर्दे के नीचे से वापस बाहर निकालते हैं पर्दे को डैमेज किए बिना। वो एक बहुत ही फाइन और सोफिस्टिकेटेड सर्जरी है। तो पहला ऑस्कर उसके लिए है। दूसरा ऑस्कर एक ऐसे कॉम्प्लिकेशन को ठीक करने के लिए है जिसके बारे में इस प्रेजेंटेशन के पहले ना कभी देखा गया था, ना कभी सुना गया था, ना कभी पब्लिश्ड है। तो वो कॉम्प्लिकेशन जब अचानक से सर्जिकल टेबल पे हो जाए तो एक चैलेंजिंग स्थिति इसलिए पैदा होती है क्योंकि हमारे पास कोई टेम्पलेट नहीं होता है फॉल बैक करने कि ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए, क्योंकि कुछ पब्लिश नहीं है इसके बारे में। तो उस चीज़ को सक्सेसफुली कैसे मैनेज किया OT टेबल पे, उसके बारे में ये वीडियो था। उसके लिए हमें सेकेंड ऑस्कर मिला है। डॉक्टर विभूति रेटिना सर्जरी का ऑस्कर अपने मरीजों को समर्पित करते हुए कहते हैं कि ये अवार्ड नहीं, हमारे मरीजों का मेरे ऊपर विश्वास का प्रतीक है। T20 वर्ल्ड कप में कोलंबो में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का कड़ा मुकाबला। वहीं इंग्लैंड अफगानिस्तान ने अपने अपने मैच जीतकर सुपर 8 की उम्मीदें बरकरार रखी। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर। T20 वर्ल्ड कप में कोलंबो में पल्ले केले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज का तीसरा मुकाबला जारी है। वहीं कोलकाता की ईडन गार्डन्स में आज के दूसरे मैच में इंग्लैंड ने इटली को 24 रनों से हरा दिया।
इंग्लिश टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 202 रन बनाए। जवाबी पारी में इटली 20 ओवर में 178 रन पर ऑल आउट हो गई। इधर दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में यूएई और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जादरान और अजमतुल्लाह उमरजई की शानदार बल्लेबाजी से अफगानिस्तान ने यूएई को 5 विकेट से हरा दिया। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने आज यूएई के खिलाफ मुकाबले में इतिहास रच दिया। वो T20 फॉर्मेट में 700 विकेट हासिल करने वाले पहले गेंदबाज बन गए। राशिद पहले ही इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज थे, लेकिन अब उन्होंने 700 विकेट का आंकड़ा छू लिया है। आज दिल्ली में यूएई के साथ मुकाबले में मोहम्मद अरफान को आउट करते ही राशिद T20 में 700 विकेट पूरे करने वाले पहले गेंदबाज बन गए। इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।